हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की लेक्चर को बढ़ाते हुए हम 20 की बात करेंगे, जिसमें से हम लोग अक्षांश दशांतर टॉपिक देख रहे थे। अक्षांश दशांतर में हम लोगों ने एक जो है छोटा सा वीडियो देखे हुए हैं, जिसमें से हम लोग अक्षांश क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव क्या होती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होती है, ये सब चीज़ को देख लिए। हम 1 मिनट से 1.5 मिनट के पॉइंट में हम पूरे को जितना हम पढ़े हुए हैं उस सारे को हम कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ रहा था नेक्स्ट में पिछले वीडियो में पढ़ा कि पृथ्वी है और पृथ्वी को हम लोग भू बोलते हैं। और भू के बीचों बीच अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली लाइन को, रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा अर्थात ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, या पृथ्वी के बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटेगी तो बीचों बीच जाएगी ना, तो पृथ्वी को बीचों बीच या भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा बोले थे। भूमध्य रेखा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन बताए थे। क्योंकि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश सीधी पड़ती है, इसके कारण से यहाँ पे विषुव उत्पन्न होता है। अब विषुव से ही विषुवत रेखा नाम पड़ा था। ये देखें, फिर विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोले थे, उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोले थे, हाँ, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोले थे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। फिर आगे देखें, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर वाले बिंदु को हम बोले थे उत्तरी ध्रुव बोले थे, उत्तरी ध्रुव बोले थे। समझिएगा, हम छोटे से बिंदु में आपको सब रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं कम टाइम में। फिर ये नीचे वाला था दक्षिणी गोलार्ध के नीचे, ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे निचली अक्षांश होता है। ये हम बताएंगे क्यों अक्षांश होता है। इसे हम बोले थे हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोले थे, समझिएगा। और फिर ये है भूमध्य रेखा के समांतर, क्या बोले थे हम, भूमध्य रेखा के समांतर सारी जितनी भी रेखा खींची जाए, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई सभी काल्पनिक रेखा को हम लोग बोले थे, जितनी भी भूमध्य रेखा के समांतर खींचा जाए, भूमध्य रेखा है उसके समांतर खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश बोले थे। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश बोले थे। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक हम इसलिए बोले थे क्योंकि पृथ्वी पे वास्तविक रेखा, पूरी पृथ्वी बहुत बड़ा है और उसकी जो है भू आकृति जो है एक समतल नहीं है। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे पृथ्वी बना दिए और उसके समतल बना दिए, लेकिन हमारी भू आकृति जो है समतल नहीं है। अर्थात क्या है, कहीं बहुत ऊंचा पहाड़े हैं तो कहीं बहुत नीचे समुद्र है, कहीं महासागर है तो कहीं महासागर है, कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी पे वास्तविक रेखा खींच पाना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी पे क्या किया गया है, पृथ्वी को एक गोल मानते हुए पृथ्वी पे जो है एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, जो कि पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है, उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। और फिर भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखा खींची जाती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। हम लोग इतनी बातें को समझे। उसके बाद फिर हम ये भी बताए थे कि ये सारे जो है अक्षांश है, इससे हम लोग जो है हम लोग भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश माने थे, 0 डिग्री अक्षांश माने थे, अक्षांश। इसी 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाएंगे हम लोग, इसके ऊपर 1 2 3 4 डॉट करते करते ये एक अक्षांश आएगा एक बिंदु रूप में। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा लाइन खिंचा रहा है, फिर छोटा हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यहाँ छोटा होते होते एक बिंदु बचता है। तो ये 90 डिग्री अक्षांश जो बचता है, ये 90 डिग्री जो अक्षांश बचता है, 90 डिग्री अक्षांश, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट किए, कहीं 1 होगा और कहीं 90 आएगा। 90 डिग्री अक्षांश जो बचता है, ये 90 डिग्री अक्षांश जो होता है वो एक बिंदु के रूप में बचता है। अर्थात उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी गोलार्ध में वो क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में एक बिंदु है के रूप में बचता है, और रेखा नहीं होता है, बिंदु के रूप में बचता है। वो जो बिंदु होता है 90 डिग्री अक्षांश होता है।
बाकी ठीक है, बाकी इधर सब रेखा होती है लेकिन वो बिंदु के रूप में होती है, ठीक है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में ये सारे अक्षांश है, 1 से लेकर 89 अक्षांश है इसमें, लेकिन 90 अक्षांश रेखा है, सॉरी अक्षांश रेखा है, 89 अक्षांश रेखा है, लेकिन 90वां जो अक्षांश है ये भी अक्षांश ही है, लेकिन ये रेखा ना होकर ये बिंदु के रूप में। दक्षिणी ध्रुव जो है क्या ये रेखा है? नहीं, ये ध्रुव जो है ये दक्षिणी रेखा ना होकर 90 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री अक्षांश है। तो हम लोग इतना बातों को समझे। फिर हम लोगों ने ये भी बात किए थे कि हाँ, हम लोगों ने इतनी बातें को हम लोग नेक्स्ट पिछले वाली क्लास में देखे हुए थे। इससे अब आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग अक्षांश में 2 अक्षांश लगातार अक्षांश, अर्थात इसमें देखिएगा हम जितने भी अक्षांश बनाए हुए हैं नीचे से ऊपर तक अक्षांश बनाए हुए हैं, इसमें से कोई भी 2 अक्षांश ले लीजिए, एक भूमध्य रेखा लेके फिर ये अक्षांश लिए या ये अक्षांश लिए या ये किसी भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी हम बताए थे कितनी होती है। तो किसी भी 2 अक्षांश, ऊपर भी 90 है नीचे भी 90 है, तो किसी भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है, किसी भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अर्थात सभी अक्षांश एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे होती है, इसलिए किसी भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हम लोगों ने ये भी देखा, हाँ हम लोगों ने ये भी देखा। हम लोगों ने अक्षांशों की इतनी बात किए थे। फिर जो है अब हम लोगों के मन में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, और कन्फ्यूजन क्या रहती है, कहीं पे किसी बुक में जो है अक्षांश की कुल संख्या बताया जाता है, कहीं पे कुछ, लेकिन हम लोगों ने क्यों अंतर होता है और स्टूडेंट क्यों नहीं समझ पाता है कि रियल में अक्षांशों का अंतर क्या है, क्यों कम क्यों ज़्यादा होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं उससे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम सच में बोल क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, आपको भी हम समझा देंगे रियल में क्या होता है, ठीक है। तो डस्टर किधर है देखिए, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं, थोड़ा डस्टर नहीं है फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, डस्टर दीजिए डस्टर। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये अंतर क्या होता है, अक्षांशों का अंतर क्या है, हम लोग ये देखेंगे, हाँ अक्षांशों का अंतर क्या होता है। तो देखिए हम लोग अक्षांशों का अंतर देख लें तो देखिएगा हम लोग एक्चुअली कन्फ्यूजन क्यों होता है। तो हम लोग देखिए, हम लोगों के पास एक मैप नहीं है, हम लोगों के पास 2 तरह की मैप होती है। एक मैप होती है हम लोग ग्लोब के रूप में देखते हैं मैप को, एक रूप में हम लोग का मैप आती है जो होती है वो चार्ट के रूप में होती है, समझिएगा। एक मैप हम लोगों के पास चार्ट के रूप में है, किस रूप में है, चार्ट के रूप में है, समझिएगा। देखिए फुल फिगर आ रहा है क्या, ये चार्ट के रूप में। और एक मैप हम लोगों के पास जो होती है वो ग्लोब होती है, समझिएगा मेरे बातों को। आप एक कंसंट्रेट होकर थोड़ा सुनना है, सुन जाइएगा तो एक कन्फ्यूजन सबके मन में आती है, क्लियर होती है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ तक कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है क्या, यहाँ यहाँ आ रही है, ठीक। तो हम लोग देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी वो फिगर नहीं बन पाती है, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी कैमरा रोल नहीं कर पाती है। तो देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग एक ये चार्ट ले लिए और हम लोगों को मैप जो है, एक मैप मिलता है हम लोगों को ग्लोब पे, समझिएगा मेरे बातों को, टेंशन नहीं लेना है। तो एक मैप जो हम लोगों का है ये चार्ट रूप में मिलता है हमें, और एक मैप हम लोगों को ग्लोब के रूप में मिलता है। तो ये क्या है डिफरेंट, क्यों, समझ आते हैं। जब इस मैप को जब अक्षांश और दशांतर चार्ट पे दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, समझिएगा। थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होना है मेरे ऊपर। तो देखिएगा, जब ये तो चार्ट वाला है जो कि हम लोगों को मिल जाता है, चार्ट में मिलता है, देखे होंगे। तो चार्ट रूप में हम लोग बीच, अब देखिए चार्ट में बीच रेखा खींचेंगे तो ये रेखा क्या होगा, तो ये तो होगा हम लोगों का भूमध्य रेखा होगा। तो ये हम लोग ले लिए भूमध्य रेखा, समझिएगा, भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। अब इसके समांतर में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके समांतर में हम लोग रेखा खींचेंगे, बात सही है सर जी। इसके समांतर में हम लोग रेखा खींचेंगे, कितना डिस्टेंस करके, तो हम लोग 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे तो 111 किलोमीटर समझ में संभव नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। यही 1 डिग्री जो होती है 111 किलोमीटर के बराबर होती है। फिर ये 2 डिग्री, ठीक है ना, फिर 1 डिग्री और लेंगे, ये 2 डिग्री, और इस प्रकार कर करके हम लोग इसमें कितना रेखा खींचेंगे, तो भूमध्य रेखा के ऊपर में 90 रेखा खींचेंगे। कितना, ये भूमध्य रेखा था, इसके ऊपर में हम 90 रेखा खींचेंगे, समझिएगा। सारी बात एक बात समझ में आएगी, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। 1-1.5 मिनट समय हमको दीजिए, 1 मिनट हम सारे बातों को समझा देंगे। नहीं समझ में समझा पाए तो क्लास आप छोड़ के चले जाइएगा,
ये मेरा वादा रहा, क्योंकि हम पढ़ाएंगे समझा देंगे। इतनी बातें हैं कि आपको एक भी बात हम रटने नहीं देंगे, सारी बातों को समझा देंगे। बस शर्ते आप सिर्फ थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा। देखिएगा थोड़ा बगल में इस शहर है, शहर में तो जानते हैं कुत्ते भौंकते हैं, तो अभी भी भौंक रहे हैं, थोड़ी बहुत बाहर में भौंकते रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान ना देते हुए आगे देखिएगा, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ सकती है, आ रही होगी तो देखिएगा। तो ये रही मेरी अक्षांश रेखा, ये रहा मेरा अक्षांश रेखा, ये रहा मेरा अक्षांश रेखा। गेट बंद कर दीजिएगा, खिड़की भी बंद कर दीजिए। देखिए ये रहा मेरा अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तो इसे 0 डिग्री माना था, इसके ऊपर में 1 2 करके कितना, तो ये वाला रेखा जो होगा लास्टली 90 डिग्री होगा। फिर हम लोग 1 2 करते 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 लास्टली ये जो खींचेंगे ये भी 90 डिग्री होगा, समझिएगा। हम लोगों ने ये देखा। अब जो है, अब देखिएगा हम लोग 1 से शुरू किए, ऊपर भी कितना 90, 1 से शुरू के नीचे कितना 90, तो अब ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री। अब कुल जोड़िए, हम लोग क्या करना है, जोड़ना है टोटल। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 इस 90, तो इधर हुआ 90 और इस जगह से नीचे भी हुआ 90, और ये 0 डिग्री भी एक रेखा ही है ना, रेखा ही है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये भी एक रेखा है। 90 हो गया कितना, 90 हो गया आपका ये भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य रेखा के ऊपर भी 90, एक भूमध्य रेखा। तो कुल मिला के कितने अक्षांश हो गए, कुल मिला के जब इस पे बात करेंगे चार्ट पे, कुल मिला के अक्षांश रेखा कितने हुए, तो अक्षांश रेखा हो गए चार्ट पे अक्षांश रेखा की संख्या 181। कैसे, तो 90 + 90 + 1, एक कौन सा, भूमध्य रेखा। तो हम लोगों को पूछा जाता है कभी कभी कि भूमध्य रेखा की संख्या, सॉरी अक्षांश रेखा की संख्या कितनी, तो कभी कभी ऑप्शन में 181 देता है, कभी और कुछ देता है। वो कुछ और क्या समझाते हैं यहाँ पे, आप बताइए साफ तौर पे कि अक्षांश रेखा की संख्या कितना हुआ, 90 ऊपर हुआ, 90 नीचे, 80 और एक बीच वाले 81, कुल मिला के 181 हुआ। अब हम लोग ग्लोब पे चलते हैं, थोड़ा सा ग्लोब पे चलेंगे। अब ग्लोब पे जो है हम लोगों ने क्या किया, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में मानते हुए एक रेखा खींचा जो कि भूमध्य रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, बराबर गोलार्धों में बांट देती है, ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों ने क्या किया, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर हम लोगों ने क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींचे, भूमध्य रेखा के समांतर जो है हम लोगों ने अक्षांश रेखा खींच दिए, ये खींचे, और ये भी ऊपर जाके कितना होगा, तो यहाँ जितनी रेखा जितनी है ये रेखा 89 होगा, लेकिन 81वां रेखा जो है बिंदु के रूप में होगा, सॉरी 90वां रेखा जो होगा बिंदु के रूप में होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग 89 रेखा खींच पाएंगे, खींच पाना संभव है, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी तो गोल है ना, तो ये छोटा होते जाएगा। तो ये छोटा होते होते लास्ट वाली जो रेखा बचेगी, मेरे बातों को समझिएगा, ये लास्ट वाली रेखा जो बचेगी, ये लास्ट वाली रेखा, हाँ ये लास्ट वाली रेखा जो है, ये लास्ट वाली रेखा, ये रेखा बिंदु के रूप में बचेगी। वो रेखा ना होकर बिंदु हो जाती है, इसलिए इसमें से अक्षांश रेखा कितने हो गए, तो इसमें से अक्षांश रेखा की बात करें तो 89 इधर हुआ, ठीक है, एक किया, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 89 + 89 + 1 कितना हो गया, जोड़िए तो देखिए कितना हो जाएगा, 90 जोड़ लीजिए इसको, 180 में 1 घटा दीजिए, कितना हुआ 179। तो 179 रेखा आप जोड़िए, 9 9 18, 19 9 हाथ मेरा 1, 8 8 16 1 17, 179। तो अब हम लोग रेखा की बात किए, ये बिंदु को अभी नहीं जोड़े, क्यों, ये तो बिंदु के रूप में हम रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये बिंदु को छोड़ दिए हम लोग, ये बिंदु छोड़ दिए, तो रेखा कितने हो गए 189। तो आपको कंफ्यूजन होता है, किसी बुक में 179 भी लिखा रहता है, किसी में 181 भी लिखा रहता है, तो हमारे मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहना है। क्यों रेखा लिखा रहता है, जब अक्षांश रेखा को हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो रियल में अक्षांश रेखा 181 बनेगी, लेकिन जब अक्षांश रेखा को ग्रुप पे देखेंगे तो अक्षांश रेखा 179 ही बन पाएगा। तो अब मारना क्या है सर जी, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। वहाँ क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितना है, समझिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांश है कितना रियल में, तो अक्षांश कुल मिला के कहीं भी देखिएगा तो अक्षांश कुल मिला के हम लोग का 181 ही है।
अक्षांश रेखा कितना है, तो ग्लोब पे अक्षांश रेखा जो है 179 है, और फिर इस पे चार्ट पे अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। समझ गए क्या? हाँ, तो हम लोगों को रेखा पूछता है तो 181 मारेंगे, रेखा पूछेगा तो 179 ही मारेंगे। अब क्यों सर जी? क्योंकि हम लोग ज़्यादा मान्यता हम लोग ग्लोब को देंगे। जब लेकिन डिफरेंट करके पूछ दिया कि चार्ट के अनुसार, हमारे भारतीय चार्ट के अनुसार या चार्ट के अनुसार, हाँ मानचित्र चार्ट के अनुसार अक्षांश रेखा की संख्या कितना, 181। हमारे ग्लोब के अनुसार अक्षांश रेखा की संख्या कितना, 179। लेकिन इस प्रकार पूछेगा डिफरेंट करता है, लेकिन पूछा कुल अक्षांश की संख्या कितना, रेखा न लिया, कुल अक्षांश की संख्या कितना। जब भी इस प्रकार बोलेगा कुल अक्षांश की संख्या कितना, तब हम लोग मारेंगे 100, अक्षांश रेखा नहीं अक्षांश, तो टोटल हो जाएगा इसमें, फिर दो तब और जुड़ जाएगा, ध्रुव भी जुड़ जाएगा, तब इसमें भी 181 हो जाएगा। क्या आप ये समझ पाए? क्या ये बातें समझ पाए? क्या थोड़ी सी कन्फ्यूजन करती है बाबू, आपको समझना है। और फिर इसके बाद ये ड्राइंग भी बनाना है, ये कुल अक्षांश की संख्या कितनी, दोनों में बनाइएगा, दोनों में दर्शाइएगा आप, ठीक है। तो चलिए, तो आप इस चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर थोड़ा सा यहाँ ये एक बात और भी लिख लीजिए कि इसमें ये भी लिखिएगा, हर जितना बात बोलते हैं आप जितना समझ पाते हैं मैप में, जितनी बातों को, हर एक बात को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखते जाइएगा, ठीक ना। हाँ, कि दो अक्षांशों के बीच की संख्या, दो अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा। बाकी उसके बाद लिखिएगा कि चार्ट पे कुल अक्षांश रेखा की संख्या, चार्ट पे अक्षांश रेखा 181, और फिर लिखिएगा ग्लोब पे अक्षांश रेखा की संख्या 179, ठीक है। फिर नीचे नोट में लिखिए कुल अक्षांशों की संख्या, चाहे किसी पे रहे, अक्षांश दोनों बराबर हो जाएगा, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, इतना लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो क्या आप इस बात को समझ पाए, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, कि कहाँ पे कितनी, कहाँ पे कितना, फिर दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। अगर ये बात आप समझ गए तो हम अब आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे जो हम लोगों ने बात करेंगे, हम देखे थे अक्षांश एवं तापमान रेखा, तो हमने इसको भी थोड़ा सा जिक्र करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्यों छोड़ेंगे उसको। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट बनाने टाइम में आप इसको नोट कीजिए, या तो वीडियो को रोक के आप इसको, आप भी फिगर, आप लोग फिगर नहीं बनाते हैं, गलत बात, फिगर बनाया कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी जो है फिगर पे डिपेंड करता है। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आप फिगर देख के सारे बातों को आप समझ जाएंगे, ठीक ना। हाँ, आप फिगर बनाया कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और फिर कुछ चीज़ें आप लोगों को तो कभी वीडियो आने में लेट हो जाती थी, हमारी संसाधनों के हमारे पास कमी थी, जिसके कारण से कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब जो है संसाधन हो गए है उपलब्ध सारे, अब जो है आप लोगों को वीडियो प्रॉपर वे में मिलते रहेगी। हाँ, चलिए अब हम लोग जो है तापमान रेखा क्या था तो समझिएगा। तो हम आप लोगों को बताए थे कि ये पृथ्वी है। अब बात हम दो क्या करेंगे, अक्षांश और तापमान रेखा, अक्षांश और तापमान रेखा की बात करते हैं हम लोग। और तापमान रेखा, तापमान, तो ये अक्षांश पे क्या तापमान, क्या ये अंतर समझते हैं हम लोग। तो हम लोग ये पृथ्वी हो गया और ये भूमध्य रेखा हो गया, अच्छे से देखिएगा, आवाज़ आ रही है। ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचे जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांट दी, उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश को भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विषुवत रेखा बोलते हैं, समझिएगा। अब क्या होती है ना कि सूर्य का प्रकाश क्या होती है, हमारे पृथ्वी पे पड़ता है। तो जो हमारे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है तो हर जगह गोल भाग देख रहे हैं, गोल है, हर जगह गोल है।
तो क्या होता है, पृथ्वी का प्रकाश जब सूर्य पे पड़ता है, थोड़ा सा इसको इधर मिटा के इधर लिख देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है तो आपको हम बताए थे कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ेगा तो सारे रेखाएं जो है पृथ्वी पे सीधी नहीं आएगी, जितना पृथ्वी से दूर जाएगा वो तिरछा होते जाएगा और फाइनली जो है बहुत तिरछा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हम लोगों ने ये देखा कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की प्रकाश जितने भी आती है वो सीधी होती है, लंबवत होती है। लेकिन पृथ्वी की भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे जो है ये सूर्य से आने वाली, ये तो पृथ्वी है हमारी ना, पृथ्वी है ये, और ये क्या है, ये सूर्य है। हाँ, तो ये जो है सूर्य से भूमध्य रेखा की ओर आने वाले, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली रेखाएं जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत आती है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत आती है, लेकिन बाकी जो सारी रेखाएं होती है उसको तिरछी जाती है। जितनी तिरछी होगी उसकी तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता उतनी कम होगी, जितनी ज़्यादा तिरछी उतनी ज़्यादा कम। और जितनी ज़्यादा प्रकाश खड़े पड़ेगी जितना वहाँ पे तापमान की अधिक भी, तीव्रता भी अधिक होती है, हम बताए थे आपको। तो इसमें क्या होती है, अक्षांश और तापमान में क्या हम लोग को देखना है, हम लोग को ये सीखना है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होती है बाबू, कि भूमध्य रेखा से जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, भूमध्य रेखा से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तिरछी होती जाती है। तिरछी होने के कारण से सूर्य की तीव्रता भी कम होती है। देखिए, जैसे आप हमारे बातों को समझ रहे हैं उस प्रकार से आपको लिखना भी है फिगर बना के, ठीक है। हाँ, तो सूर्य का प्रकाश, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, या भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो सूर्य का प्रकाश तिरछा होते जाता है। इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे और लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश नीचे की जैसे जैसे नीचे आते हैं, भूमध्य रेखा से हम लोग जैसे नीचे आते हैं तो सूर्य का प्रकाश तिरछा होता है। सूर्य का प्रकाश तिरछा होने के कारण से है जो है, जितना ही ज़्यादा तिरछा होगी उसका उतना ही ज़्यादा अधिक क्या होती है कि तीव्रता जो होती है, सूर्य की प्रकाश की तीव्रता जो होती है कम हो जाती है। इधर तीव्रता की क्या हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, तीव्रता कम। और यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के आसपास जितनी भी प्रकाश आती है इसकी तीव्रता अधिक, अधिक, इधर भी कम। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा के जैसे से दूर जाते हैं, नीचे या ऊपर कहीं भी जाएंगे, तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ध्रुव की ओर, या जैसे जैसे हम, यहाँ ध्रुव है ना, भूमध्य रेखा से हम लोग ऊपर जैसे ही ध्रुव की ओर जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी और अर्थात तापमान भी कम हो जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से तापमान कम तो गर्मी कम। तो हम लोग ये सीखना है हम लोगों को यहाँ पे कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, किस ओर, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है, जिसके कारण हम लोगों को ध्रुव की ओर जाने पर तीव्रता कम होती है, और तीव्रता कम होती है तो गर्मी भी कम होता है, अर्थात तापमान कम हो जाती है। तो ये बात समझ पाए क्या कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक क्यों है? तो भूमध्य रेखा पर तापमान इसलिए अधिक होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश हमेशा लंबवत और सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पे सूर्य की तीव्रता अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, लेकिन हम लोग जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तिरछी पड़ता है, जिसके वजह से उधर तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तीव्रता कम होती है तो उस ध्रुवों की ओर तापमान कम हो जाती है। इस बात को, इस पॉइंट से हम लोग इतना सीख मिले। क्या समझ पाए क्या? अगर समझ पाए तो हम आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट।
तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग को है क्या है, एल्बिडो। एक नेक्स्ट पॉइंट अब क्या बचा हम लोगों के पास, एल्बिडो है। समझिएगा, ये एल्बिडो क्या है हम लोगों का। तो अब नेक्स्ट हम लोग देंगे, हेडिंग दीजिए एल्बिडो। हेडिंग देख के चुपचाप सुनिए, समझिए, समझ जाएंगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगी। और हमारे बातों को आप लिखने से ज़्यादा कंसंट्रेट होकर उस मुद्दे को समझ जाइए। मुद्दे को समझ जाने के बाद ना आप खुद से नोट बना सकते हैं, और बनाए। आपका खुद का नोट मेरे समझाने के बाद खुद का जो नोट होगा, विश्व का सबसे सुंदर बुक होगा आपका, जो कि कहीं नहीं मिलेगा, हम भी नहीं। आपका नोट खुद आपके लिए सबसे सुंदर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एल्बिडो क्या है। तो हम लोग देखते हैं एल्बिडो क्या है। देखिएगा, सूर्य का ये रहा हमारी पृथ्वी रही ना। तो अब हम लोग इधर से सूर्य ले लेते हैं इस बार थोड़ा सा। अब कहीं भी देखिए, सूर्य एक्चुअली क्या होता है, पृथ्वी घूमते रहती है, तो घूमते रहेगी। तो कभी सूर्य इधर से आएगा, कभी इधर से पड़ेगा, कभी इधर से इधर। हम लोग इधर से दिखा रहे थे, अब थोड़ा सा समझाने के लिए हम लोग इधर से दिखाते हैं कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रही है। सूर्य इसके अभी पृथ्वी के क्या घूमते घूमते ऊपर चली गई है। तो ये सूर्य हो हम लोग का, ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश पृथ्वी पे आएगी, क्या होगी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आएगी। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ गई ना, हाँ आ गई सर। जितने ही प्रकाश सूर्य पे प्रकाश पृथ्वी पे आती है, क्या पृथ्वी सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है क्या? मेरे क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन रहा, क्या जितनी प्रकाश पृथ्वी पे आएगी, क्या सारी प्रकाश पृथ्वी अवशोषित कर लेती है? तो नहीं सर जी, सारे प्रकाश पृथ्वी रख नहीं पाती है। सारे प्रकाश पृथ्वी रखती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सारे प्रकाश ना, बहुत प्रकाश वापस कर देती है, समझिएगा। तो उसे परावर्तित बोलती है। जैसे हम फिजिक्स का एक टर्म होता है परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, थोड़ा सा हम समझिएगा, थोड़ा सा हम एक मुद्दे हम समझाएंगे फिजिक्स में परावर्तन क्या होता है। तो क्या होता है कि किस प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर, प्रकाश ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकता है, ये परावर्तक सतह बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस होने की क्रिया को ही, जितने प्रकाश वापस हो गया, यही क्या है, परावर्तन है। तो टकरा के जो वापस हो रहा है वो परावर्तन है, या ये परावर्तित प्रकाश है ना, परावर्तित प्रकाश, हाँ सर वही परावर्तित प्रकाश। सेम उसी प्रकार आप लोगों ने 10th क्लास 10th में पढ़े हैं कि ये अगर परावर्तक सतह हम मान लें तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकरा के वापस होने वाले प्रकाश को हम लोग परावर्तित प्रकाश बोलते हैं। इसी नियम को परावर्तन का नियम बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो हम लोग परावर्तन जानते हैं। परावर्तन क्या होता है, टकरा के जो वापस होता है वही परावर्तित प्रकाश है, यह परावर्तन है। उस क्रिया को परावर्तन बोलते हैं। तो आप समझिए, सूर्य का प्रकाश जितना हमारी पृथ्वी पे आया, क्या सारे प्रकाश पृथ्वी रख लेती है, वापस भी भेजती है? तो सर ये सारे प्रकाश वापस नहीं रखती, प्रकाश जो है कुछ वापस भी भेजती है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 प्रकाश को दिखाया, वापस आया, इसमें से गया कितना, वापस कितना हुआ, मान लेते हैं वापस जो है कोई 3 प्रकाश हुआ। अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आई तो 5, इसमें से इससे 5 नंबर लिया, 5 मन में नहीं सोच रहे, आप समझने के लिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आए 5, नहीं गया 3। अर्थात जितना ही प्रकाश परावर्तित हो गया ना, जितना ही प्रकाश परावर्तित हो गया, वही प्रकाश एल्बिडो कहलाता है। एल्बिडो कहलाता है, एल्बिडो। क्या आप एल्बिडो समझ पाए क्या? आप एल्बिडो समझ पाए क्या कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराने के बाद वापस होने वाले प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराने के बाद वापस होने वाले प्रकाश को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो समझ पाई क्या? एल्बिडो क्या है कि सूर्य के प्रकाश टकरा के जो वापस हो जाती है, जितना प्रकाश एब्जॉर्व कर लिया वो तो पृथ्वी अपने पास रख गया, लेकिन जितना एब्जॉर्व नहीं कर पाया, अवशोषण नहीं कर पाया, वापस भेज दिया, वो परावर्तित प्रकाश ही, पृथ्वी से टकरा के वापस जाने वाली प्रकाश ही एल्बिडो कहलाती है। क्या आप एल्बिडो समझ पाए क्या? एल्बिडो समझ पाए क्या कि क्या हुआ कि पृथ्वी से टकरा के वापस जाने वाले प्रकाश को एल्बिडो कहते हैं। तो ये बात समझ गए, और ये बात आप समझ गए तो
तो ये बात अगर आप समझ गए तो आप इस बात को थोड़ा सा लिख लीजिए, एल्बिडो हेडिंग दीजिए और मैप बना लीजिए थोड़ा सा, और हम इसी में चर्चा करने की कोशिश करते हैं तब कि अब जहाँ ज़्यादा एल्बिडो होगा, समझिएगा, जहाँ ज़्यादा एल्बिडो होगा, कहीं पे ऐसा भी होगा ना कहीं कम एल्बिडो, मतलब कम एल्बिडो होगा, कुछ जगह ऐसा भी पृथ्वी होता है एल्बिडो कम होता है, कहीं पे ज़्यादा एल्बिडो होता है। तो जहाँ ज़्यादा एल्बिडो होगा, सूर्य का प्रकाश वापस चला जाएगा, वहाँ उस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, और जहाँ एल्बिडो कम होगा उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे हम समझाते हैं, समझिएगा। अब इस चीज़ को हम समझाते हैं कैसे। पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए, मैप बना लीजिए। एल्बिडो क्या है तो आप लिखिए, हेडिंग देखिए, एल्बिडो कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने टकरा के वापस लौटने वाले प्रकाश को ही हम लोग एल्बिडो कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के द्वारा टकरा के वापस होने वाले सारे प्रकाश को हम लोग एल्बिडो कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के वापस। तो आप क्या कीजिए, आप फिगर बनाइए, मैप बनाइए, इसके बारे में लिखिए। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी, और ये क्या हो गया, ये सूर्य हो गया। ठीक है, एल्बिडो लिखिए। उसके बाद हम समझाते हैं, आपको जस्ट समझाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आशा कर रहे हैं आप जस्ट ही स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाए होंगे। एल्बिडो समझने के बाद आपको समझाते हैं कि कैसे अधिक वर्षा और कम वर्षा होती है। समझिए, मिटा दें क्या? हाँ सर मिटा दीजिए। तो चलिए, एल्बिडो समझ गए। अब थोड़ा सा एल्बिडो का गुण समझाते हैं कि एल्बिडो समझ गए, लेकिन एल्बिडो का क्या गुण है, तो समझाते हैं एल्बिडो का क्या गुण है। चलिए देखते हैं हम लोग एल्बिडो क्या था उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एल्बिडो समझ गए हम लोग। तो क्या होता है कि हम लोग अभी देख रहे थे कि सूर्य ये पृथ्वी था, और पृथ्वी से टकरा के प्रकाश जो वापस हो रहा था वही एल्बिडो था। ये एल्बिडो है। तो हम लोग थोड़ा ले लें, ये रहा पृथ्वी। अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि क्या मेरी पृथ्वी हम सही से बना पाते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम पृथ्वी बहुत अच्छा गोल बना देते हैं? हम झूठ का लगता है या सही का लगता है, आप लोग बताइएगा थोड़ा। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम पृथ्वी एक बार में गोल बना देते हैं, लेकिन पता नहीं रियलिटी क्या है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग बोल रहे थे आपको कि एल्बिडो पढ़ा रहे थे। एल्बिडो में ये बताया आपको हम कि लौटने वाली जितनी प्रकाश थी वो एल्बिडो थी। ये लौटने वाली प्रकाश है पृथ्वी से, वो एल्बिडो था, और आने वाली प्रकाश तो ये सूर्य का प्रकाश हुआ, और लौटने वाली प्रकाश जो थी एल्बिडो थी। तो ये हम लोग आने वाले प्रकाश बना लिए। ये आने वाले प्रकाश और पृथ्वी से जाने वाले प्रकाश, तो यही एल्बिडो था। यही क्या था? एल्बिडो था। अब समझिएगा, ये एल्बिडो था। तो अब जिधर ज़्यादा एल्बिडो होगा, मतलब ज़्यादा प्रकाश आया वापस हो गया, तो वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि वहाँ एल्बिडो कम है। देखिएगा, समझिएगा, मान लेते हैं किसी पृथ्वी के किसी क्षेत्र में वृक्ष है, बहुत ज़्यादा वृक्ष लगा हुआ है। वृक्ष लगा दिए हम लोग, ये पत्ते उत्ते दे दिए, और यहाँ पे कहीं कहीं पृथ्वी पे समुद्र है, ये भाग में जल है। ये वृक्ष था, ये वृक्ष है, कहीं पे जल है, पूरा जल है, समझिए। तो जिस जगह पे वृक्ष अधिक है तो प्रकाश तो वृक्ष के पत्तों पे भी पड़ेगा। बात तो सही है सर जी। अब तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पत्तों में पड़ता है, तो पत्ता कुछ अवशोषित करती है और कुछ क्या करती है, परावर्तित करती है। तो जितना ही ज़्यादा चिकना स्पेस रहेगा वो प्रकाश को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। जितनी ही ज़्यादा चिकनी स्पेस रहेगी उतने ही ज़्यादा प्रकाश को वो वापस कर देगी। ठीक ना? जैसे
और फिर कुछ जगह जैसे बर्फीला क्षेत्र लीजिए, बर्फीला जिस क्षेत्र में क्या, बर्फीला क्षेत्र में भी सतह चिकना होगा तो क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा। बर्फीले चीज़ में, बर्फीले जगह में और जलीय जगह में, कहाँ पे, जलीय जगह में, समझिएगा मेरी बातों को। जलीय जगहों में भी क्या होगा, जलीय जगहों में भी क्या होगा कि प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित करेगा जलीय जगह में, और फिर बर्फीले बर्फ में प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित, और फिर जहाँ वृक्ष होगा वहाँ भी ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो ज़्यादा तो जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष होती है उसके पत्ते देखिएगा, पत्ते तो इस पार में ऐसे चिकना होती है, इधर खुदरा होता है। तो अगर खुदरा भाग ऊपर रहता तो प्रकाश को परावर्तित ज़्यादा नहीं कर पाती, इसलिए पत्ते ऐसे होते हैं, चिकने स्पेस होते हैं ऊपर में, तो सूर्य का प्रकाश पत्तों पर पड़ने के बाद ज़्यादातर प्रकाश परावर्तित हो जाते हैं। अब कैसे, तो चिकने प्रकाश, जहाँ चिकना सतह रहेगा उस पर प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, और खुदरे जगह पे प्रकाश का परावर्तन कम होता है। तो पत्ते जो होते हैं चिकने होते हैं, स्पेस उसका चिकने होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश पत्तों पर पड़ने के बाद वो पत्ता से प्रकाश परावर्तन होता है, ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रकाश परावर्तित होगा तो ज़्यादा जलवाष्प भी ज़्यादा होगा। हाँ, प्रकाश परावर्तित ज़्यादा होगा तो सतह से जलवाष्प भी ज़्यादा परावर्तित होगा। बात तो सही है। पत्ते तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है अपनी जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो प्रकाश संश्लेषण करती है तो क्या छोड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जलवाष्प छोड़ती है। तो वही जलवाष्प तो छोड़ेगी तो पत्ता को तो अपना क्या करते हैं, परावर्तित कर रही है, तो परावर्तन के साथ जलवाष्प भी ऊपर ज़्यादा छोड़ेगी। साथ ही साथ समुद्र इलाके क्षेत्र में भी क्या होती है, ये पानी की सतह चिकनी होती है तो प्रकाश क्या होती है, आती तो बहुत ज़्यादा है, हाँ, सतह चिकनी होने के बाद वो परावर्तित भी कर देती है। क्या करती है, परावर्तित भी बहुत ज़्यादा करती है। तो पानी जब यहाँ समुद्री क्षेत्र से पानी जब परावर्तित होती है, इसके साथ इसका क्या जाता है, जलवाष्प जो है वाष्पित हो जाता है। पौधे से भी जलवाष्प वाष्पित होता है, और बर्फीले क्षेत्र से भी जो प्रकाश परावर्तित होता है वहाँ से भी जलवाष्प क्या होती है, परावर्तित होती है। तो प्रकाश के साथ जो जलवाष्प परावर्तित होती है वही जलवाष्प जो है इकट्ठा होके हमें पुनः वर्षा कराती है। हमें पुनः क्या करती है, वो जलवाष्प इकट्ठा होकर हमें किस में मदद करती है, हमें वर्षा के रूप में मदद करती है, वर्षा के रूप में मदद करती है। तो जितना भी पौधे से भी अगर प्रकाश गया, जलवाष्प गया, तो हमें वर्षा के रूप में, इसीलिए हम लोगों को क्या होती है, पौधे लगाना जरूरी होता है। तो पौधे वाले इलाका क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा अधिक होगी। समुद्री इलाके क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा अधिक होती है। बर्फीले इलाकों में वर्षा अधिक होती है। क्यों होती है, तो क्योंकि एल्बिडो वहाँ पे अधिक होती है। एल्बिडो मतलब सूर्य का प्रकाश अधिक परावर्तित होती है। जिस क्षेत्र में एल्बिडो अधिक होगी अर्थात सूर्य का प्रकाश परावर्तित अधिक हो पाएगा, उस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, और जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश परावर्तित कम हो पाएगा उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। तो आप अपने क्षेत्र को, आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, आप देखिए आपके क्षेत्र में वर्षा किस तरह की स्थिति है। अगर आपका क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है, या तो आपका जगह जलीय क्या है, समुद्री इलाका नहीं है, दूसरा या तो आपका इलाका बर्फीली इलाका नहीं है, या तो आपका तीसरा नंबर इलाका, आपका इलाका जो है घने जंगल नहीं है, जिसके कारण से आपका सूखा बाढ़ स्थिति आती है। अगर आपका कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे बाढ़ आती है, वर्षा अधिक होती है, तो आपका इलाका कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे है, कहीं ना कहीं आप आसपास में आपके इलाका में जंगल है, कहीं ना कहीं आपके इलाकों में बर्फ़ है। ये सारी कैटेगरी अगर आपके क्षेत्र में है तो इसका मतलब आपका जगह, वो क्षेत्र कैसा होगा, तो आपका वो जगह वर्षा वाले क्षेत्र होगा। ठीक है, इस पे मुद्दे पे ये पॉइंट हम लोग एल्बिडो से ही समझे कि जहाँ ज़्यादा एल्बिडो मिलेगा तो हम लोगों की जलवाष्प ज़्यादा होगी, इससे वर्षा भी अधिक हो पाएगी। तो हम लोग एल्बिडो क्या है समझे, एल्बिडो के किस क्षेत्र में एल्बिडो के कारण से एल्बिडो अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगा। तो जलीय क्षेत्र में एल्बिडो अधिक होता है, एल्बिडो अधिक तो वर्षा भी अधिक। बर्फीले क्षेत्र में एल्बिडो अधिक होती है तो वर्षा भी अधिक, और वृक्ष जंगल झाड़ी क्षेत्र में एल्बिडो अधिक मिलती है हमें, तो वर्षा भी अधिक होती है। तो हम लोग ये समझे। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख अक्षांश रेखा। तो ये पॉइंट को समझ गए तो आप इस फिगर को भी आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए ताकि आप बना सकिएगा। ठीक है, हाँ।
चलिए अब हम मिटा दें। मिटा दीजिए सर। हम लोग एल्बिडो समझ चुके हैं, एल्बिडो समझ चुके हैं। अब प्रमुख हम लोगों के अक्षांश है। देखिए हम आपको उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, हाँ, ताकि आपसे कभी एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी क्वेश्चन छूटेगी नहीं। आपको क्वेश्चन ये नहीं कि हम जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आपको मतलब आप बना पाइएगा, नहीं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा कि वर्षा किस क्षेत्र में अधिक होगा। सिंपल सी बात है, समुद्री इलाका क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। आपको क्वेश्चन में आगे कि किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तो सब उसमें ऑप्शन में जिस प्रकार होगा उसमें मार सकते हैं। ये आपकी जो है मानसिक डेवलप है। वर्षा एल्बिडो अधिक वर्षा होने का क्या रीज़न है, एल्बिडो अधिक प्राप्त होती है वहाँ पे, समझ में आ गया ना। हाँ, बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनती है, तो आपकी माइंड को हम डेवलप करते हैं, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी ये नहीं कि हम 10 ठो ऑब्जेक्टिव क्लास के रूप में आपको पढ़ा दिए, हम निकल लिए और आपको जो है क्वेश्चन ना बने। चलिए उसके बाद अब हम लोगों की है प्रमुख अक्षांश रेखाएं। अब हम लोग समझते हैं प्रमुख अक्षांश रेखा क्या है, ठीक है। तो हम लोग अक्षांश रेखा तो समझ चुके हैं, अब प्रमुख अक्षांश रेखा तो समझिएगा। तो ये रहा हम लोगों की पृथ्वी, ये रहा हम लोगों की, अरे अभी हम जस्ट अपना बढ़ाई दे रहे थे, अभी जस्ट हमारा पृथ्वी खराब बन गया, इसलिए बढ़ाई नहीं देना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा, एक टेक्निक बताया आप लोगों को। आप लोगों का अगर फिगर नहीं बनता है गोल आपसे, तो हम अब एक टेक्निक देते हैं। सांस को रोकिए, ऊपर खींचिए, उसके बाद सांस को रोक के आप ड्राइंग कीजिए, आपको देखिए गोल फिगर बनेगा, ठीक है। हमने मेरा यही प्रैक्टिस है, सांस को रोकिए, गोल ड्राइंग बनाइए, गोल बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये पृथ्वी रहा, ये क्या है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी है, उसके बाद अब हम लोग देखना है प्रमुख अक्षांश रेखा। तो हम लोगों ने देखा था कि ये पृथ्वी के को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा को और भी सारे अक्षांश रेखा है, लेकिन एक रेखा जो है ये है, फिर एक रेखा जो है ये है, तो और फिर एक रेखा जो है ये है, फिर एक रेखा जो है ये है। ये हमारे जो हम रेखा में देखें, अब देखिए आपको टेढ़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो रियल में टेढ़ा इसलिए बाबू पृथ्वी गोल है। तो आप गोल चीज़ पे बनाइएगा ना, तो रेखा खींचिएगा तो आपको कैसा हल्का टेढ़ा दिखेगा, इसीलिए हल्का टेढ़ा बना है। तो बाकी बीच वाला आपको सीधा दिखेगा, बीच में कहीं टेढ़ा नहीं है, पूरा बिल्कुल सीधा जाएगा, समझिएगा। तो ये हम लोग क्या हुआ, 0 डिग्री अक्षांश हुआ। बाकी जो है इसे ही बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके बाद इसे बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री के बाद ये जाइएगा ऊपर, तो ये हम लोग को 0 जैसे ही ऊपर जाते हैं, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री रेखा है। 23.5 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा। और ये जो है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। फिर भूमध्य रेखा के दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 2 रेखा खींचे, 23.5 डिग्री 66 डिग्री। फिर नीचे आइएगा तो ये रेखा जो है 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा। फिर ये भी एक 66.5 डिग्री रेखा, समझिएगा। ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। हेडिंग दीजिए आप प्रमुख अक्षांश रेखा, हेडिंग दीजिए आप प्रमुख अक्षांश रेखा, हेडिंग दीजिए प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश। समय बताइएगा हमको, प्रमुख अक्षांश रेखा है, समझिए कितना हुआ टाइम, समझिएगा। ये प्रमुख अक्षांश रेखा है। तो अब हम लोग का पास प्रमुख अक्षांश रेखा है, तो हम लोग समझिए, हम लोग कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा जिसको स्पेशल नाम दिया गया है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे क्या, जैसे
तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, तो भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या समझ पाए क्या? कि भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश, ये भी अक्षांश रेखा है, 1 2 3 4 5 6 खींचेंगे तो 23 वाला होगा, कहीं 23 और 24 के बीच में 23.5 डिग्री होगा, 23.5 और 24 के बीच में कहीं पे अक्षांश, जैसे मान लीजिए इसमें गए हम लोग, तो ये वाला रेखा क्या हो सकता है, ये वाला रेखा जो जहाँ 23.5 डिग्री पर जाएगा वो वाली रेखा क्या कहलाएगी, ये बीच वाला रेखा जो है ये 23.5, कहीं ये 22 होगा, ये 23 होगा, सॉरी ये 23 होगा, 24 होगा, इसके बीच का 23.5 डिग्री। और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो भी कहीं ना कहीं आपको 23.5 डिग्री वाली रेखा जो है आपको दिखाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है उसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोले? तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या समझ पाए कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा फिगर बनाएंगे, उसके बाद हर चीज़ को हम लोग डिफिनेशन करेंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार सेम भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग? मकर रेखा कहते हैं। क्या बोले? मकर रेखा कहते हैं। तो लिखिए मकर रेखा। तो हम लोग बोले भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या आप ये दो बात समझ पाए क्या? क्या समझ पाए क्या? कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है? तो कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा समझ पाए क्या? कर्क रेखा यही है, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इसको नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा समझ पाए क्या? क्या आप कर्क रेखा मकर रेखा समझ पाए? तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये 66 डिग्री जो है इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, ये वृत्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर जितना छोटा स्पेस है तो इसे खींचने ज़्यादा वृत्त के रूप में समान दिखता है, इसलिए हम लोग आर्कटिक वृत्त। और एक्चुअली अक्षांश रेखा जितने भी है, पृथ्वी गोल है, जब खींचेगा चारों ओर तो गोल बनेगा, तो वृत्त ही बनता है, इसलिए कभी रेखा ही बोलते हैं वृत्त। तो अंतर नहीं समझना है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो एक ही रेखा खींचेगा चारों गोल ऐसे तो गोल ही बनेगा, इसलिए तो इससे हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और फिर आर्कटिक, क्योंकि ऊपर में आर्कटिक महासागर है। आपको एक हम सलाह देते हैं, भूगोल पढ़ने के साथ साथ आप एक चीज़ और कीजिएगा, एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, हाँ, ये आपको मैप मिलता है। ऐसे तो आप जर्नली आप पाई चार्ट वाला मैप मंगा लीजिए, 10-10 रुपया 20-20 रुपया में आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, छोटे मोटे मार्केट में जहाँ कॉपी बुक रखती है। आपको जो है एक वर्ल्ड का राजनीतिक मैप, एक वर्ल्ड का भौतिक मैप, दो हो गया। एक भारत का राजनीतिक मैप, एक भारत का भौतिक मैप, दो हो गया। फिर एक बिहार का, क्योंकि अगर कोई बिहार से है तो बिहार का, कोई यूपी से है तो यूपी का, जिस भी स्टेट से आप लोग हैं उस क्षेत्र का एक राजनीतिक मैप, एक भौतिक मैप मंगा लीजिए, ठीक है। तो हम क्या बोले आपको कि आपको 3 क्षेत्र का 3 मैप मंगाना है, एक ग्लोब विश्व का राजनीतिक मैप, भौतिक मैप। राजनीतिक मैप में क्या होता है, भौतिक मैप में क्या अंतर होता है, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आती होगी, हम बता दें। राजनीतिक मैप में आपकी सीमा को बताएगा, कितना सीमा है,
और उस चीज़ों को बताएगा। और भौतिक मैप में क्या होता है, सीमा नहीं दर्शाया रहेगा, आपको उसका पर्वत पठारे चीज़ों को दिखाया रहेगा। ठीक है, हाँ। तो जो है तो हम लोग देखेंगे, ये हो गया हम लोगों का ग्लोब हुआ, आप लोग मंगा लेंगे। उसके बाद इतना मंगाने के बाद आपको हम आगे भी एक बुक का नाम देते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड एटलस, ठीक है ना। ये आता है मानचित्र का, वो एक बुक आता है, उसमें बहुत से चीज़ों को एक इकट्ठा करके दिया। जब हम पढ़ाएंगे आगे आपको, तो आपको बहुत सारा छोटे छोटे देश को हम समझाएंगे। उसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड एटलस मंगा लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे कि हम सर हमको दिखा दीजिए, हम आपको दिखा भी सकते हैं। लीजिएगा तो अपना ऑक्सफोर्ड वहाँ पे है, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कैसा है ऑक्सफोर्ड एटलस। इस टाइप में आएगा आपका मैप का, ये मैप का आप मंगा लीजिएगा। तो फिलहाल आप देखते हैं, तो आर्कटिक वृत्त, तो ये आर्कटिक वृत्त है। और फिर क्यों आर्कटिक वृत्त को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्कटिक महासागर है और नीचे अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर होने के कारण से इसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। देखिए यही ऑक्सफोर्ड एटलस। ठीक है, ये 9वां संस्करण है, आपको 10वां संस्करण मिल जाएगा, अभी 10वां संस्करण आ गया होगा। हाँ, देखिएगा इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन किया गया, हर एक मैप को बहुत बारीकी से बनाया गया है। हर एक स्टेट का भी मैप मिलेगा, हर एक देश का भी मैप मिलेगा और ग्लोब भी मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको पढ़ाएंगे। और देखिए विश्व का मैप ये रहा, ये विश्व का मैप जो है राजनीतिक मैप रहा। और विश्व का एक मैप और होगा जिसे हम लोग बोलेंगे भौतिक मैप। देखिए ये मैप रहा भौतिक मैप। ठीक है, ये तो हम लोग देखते हैं। देखिए ऊपर में जो है आर्कटिक महासागर है, नीचे में यहाँ वाइट अंटार्कटिक महासागर है और अंटार्कटिक द्वीप भी है। तो इस प्रकार अंटार्कटिक द्वीप, आर्कटिक द्वीप, इस प्रकार इसी कारण से हम लोगों को यहाँ पे आर्कटिक वृत्त नाम पड़ा है और यहाँ पे जो है अंटार्कटिक वृत्त नाम देंगे। ठीक ना। तो भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इसे बोलेंगे हम लोग अंटार्कटिक, हाँ अंटार्कटिक वृत्त, समझिएगा। तो ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा है, अब आपको समझना है। तो भूमध्य रेखा तो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट समझिएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, अब हेडिंग दीजिए और उसके बारे में लिखना है कि ये इसके बारे में लिखना है कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे मकर रेखा। तो मकर रेखा लिखेंगे कि भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और फिर भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ये चार जो है प्रमुख हम लोगों की क्या है, अक्षांश रेखा है। ये चार जो हम लोगों की प्रमुख अक्षांश रेखा है जो हम लोगों ने देखा। तो क्या आपको ये समझ में आ गई, क्या अक्षांश रेखा, प्रमुख अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई? अगर आपको प्रमुख अक्षांश रेखा समझ में आ गई तो आप इसका फिगर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिगर बना लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको आगे जो है पढ़ाते हैं। इसके सबका परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ये मैप भी बना लीजिए। ठीक है, तो अब आप आगे हम देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट है देशांतर रेखा। तो हम लोग देखते हैं अब देशांतर रेखा क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा क्या है। थोड़ा पतला सा कपड़ा बना दीजिएगा, उससे क्या होगा कि इसके पचने के बाद उससे पचने में ठीक रहेगा, उससे क्लीन नहीं होता इससे। देखिएगा अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, देशांतर रेखा है। लिख दीजिए देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो हम लोग हरी देंगे देशांतर रेखा है। अब चलिए हम लोग देशांतर रेखा समझते हैं। देशांतर रेखा क्या है,
देशांतर रेखा क्या है हम लोग समझे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब मैप। क्या बनाएंगे फिर से, मैप। कैसा, पृथ्वी, ग्लोब। तो फिर से गोल बना। तो क्यों आप बोलेंगे, सोचेंगे सर तो श्वास रोकेंगे। तो सही बात है, अपने हमने श्वास रोका, श्वास रोक के खींचा तो गोल बन जाता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पृथ्वी बनाया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे देशांतर रेखा को। देखिएगा, तो हम लोग यहाँ बताए थे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है। तो अब हम लोग देशांतर रेखा किसे कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखाएं। अब ये इस प्रकार क्यों बनेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसीलिए ये जो है इस टाइप का बनेगा। देखिएगा, समझिए, ये जो हम लोग बनाए ये क्या है, अक्षांश रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा है। तो ये देशांतर रेखा है। आप थोड़ा सा गौर कर रहे होंगे, सारे देशांतर रेखा ध्रुव पे आके मिल रही है। सारे देशांतर रेखाएं क्या है, ध्रुव पे आके मिल रही है। ठीक है। देखिए, तो ये जो है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या करें, किसे कहेंगे कि वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण की ओर। हाँ, तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा देशांतर रेखा समझते हैं कि ये जो है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, अर्थात ये उत्तरी ध्रुव में उत्तर है, ये क्या है नीचे दक्षिण होता है, और दक्षिण ध्रुव जिसे कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोले, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। तो क्या आप समझ पाए देशांतर रेखा को क्या, तो हाँ सर, देशांतर रेखा समझ गए कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। और पृथ्वी की जो बीचों बीच रेखा जाता है, देशांतर रेखा खींची जाती है, इसमें भी एक तो बीचों बीच, आप समझिए ये मान लीजिए ये बीचों बीच अगर रेखा है, ये वाली बीचों बीच रेखा खींची गई है, तो जो बीचों बीच रेखा पड़ती है, ऐसा वाला गोल जो पड़ता है, वो जो होती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, जो देशांतर रेखा कहलाती है। समझ में आया क्या, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहती है। तो उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। तो अब ये गोलार्ध क्या हो गया, वो तो वहाँ तो उत्तरी गोलार्ध था, तो दाहिना हाथ इधर जगह आपका वो होगा पूर्वी। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिनी ओर जो है ये सारी, ये जो होता है ये पूर्वी गोलार्ध होता है, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में, अर्थात 0 डिग्री पश्चिमी मतलब पश्चिम, ये बामा हाथ जिधर जाएगा उस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग, ये वाले इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना, गोलार्ध। तो आप क्या समझ पाए कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर बोलते हैं, उसके बाद देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 गोलार्धों, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है।
पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। उसके बाद फिर ये जो है आप देखिएगा 0 से स्टार्ट होगा और ये पृथ्वी के चारों तरफ जाएगा, 0 1 2 3। तो अब ये चारों तरफ जब जाएगा सब 1 डिग्री पे लेंगे तो सारी देशांतर रेखाएं कितने डिग्री पे होती है, ये भी 1 डिग्री पे होती है। तो सारी देशांतर रेखाएं 1 खींचेंगे। तो आप ही बताइए जब एक चारों तरफ घूमेंगे तो कितना डिग्री बनता है। तो एक मानते हो जब हम चारों तरफ घूम जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे तो कितनी रेखाएं हो जाएगी। तो चारों तरफ घूमने के बाद 360 रेखाएं होती है। जिस प्रकार 360 डिग्री कोण बनता है उसके पृथ्वी पर भी एक मानते हुए जब चारों तरफ घूमेंगे तो चाहे पृथ्वी छोटा रहे ये बड़ा रहे, जब हम 1 डिग्री मान के घुमाएंगे तो 360 घूमेगा। इसीलिए कुल देशांतर रेखा कितनी संख्या हो गया, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। कितना हो जाएगी, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360। कुल देशांतर रेखा कितनी हो गई, तो कुल देशांतर कितनी हो गई, 360। कुल देशांतर रेखा कितनी हो गई, तो 360। तो हम लोग क्या देखें, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाले, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या 360 होती है। इसकी कुल संख्या 360 होती है। फिर जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। एक का नाम पूर्वी गोलार्ध, दूसरा का नाम देना है पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आ गई क्या, एक का नाम पूर्वी गोलार्ध देना है, एक का नाम पश्चिमी गोलार्ध देना है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। क्या आप ये बात भी समझ पाए क्या, और आप ये बात भी समझ पाए, इतनी बात मेरे को समझ पाए, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो क्या, ये आपकी कक्षा है, आपकी क्लास है, आप क्लास में बने रहिए, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। हमारे पास कुछ संसाधन की कमी रहती है जिसके कारण से कभी नहीं हो पाती है। धीरे धीरे हमारे जैसे सारे संसाधन इकट्ठा हो जाएगी जितनी हमें आवश्यकता है। कभी कोई वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है, कभी हम लोग लाइव आएंगे, कभी समय लग जाता है। आप लोगों को लगता होगा सर का क्लास लेट होती, नहीं लेट नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, एक क्लास को अपलोड करने में कई घंटे मेहनत होती है उसमें। इस प्रकार से कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन हमारे सारे संसाधन अपलोड हो जाएंगे तो जल्द से जल्द अपलोड हो पाएगा। उस सुविधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जल्द अपलोड करने की सुविधा होगी, लाइव क्लास आ पाएंगे, उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट मंगा रहे हैं, संसाधन मंगा रहे हैं। तो इस प्रकार सारे आ जाएगी तो फिर हम लोगों की क्लास डेली होने लगेगी, लाइव भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो इसी के लिए रिगार्डिंग आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, हम हमेशा तत्पर रहते हैं आप लोगों की क्लास जल्द से जल्द लें। अब सारे संसाधन भी आ गए, सब कुछ लगभग हो चुका है, कुछ इंस्ट्रूमेंट और बचा जिससे हम लोग लाइव भी आ पाएंगे। तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। आज की क्लास इतना ही। आप लोग जितना जल्द से अधिक हो सके वीडियो पे को देखिए, वॉच कीजिए। उसके बाद जो है उसका नोट बना के जरूर प्रॉपर भेज में, टेलीग्राम लिंक नीचे में दी रहती है, उस पर भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।